हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम बैक अगेन टू प्रॉक्सी ज्ञान। मैं आपका एजुकेटर सैयद शाहबाज दिल से स्वागत करता हूं हमारे प्रॉक्सी ज्ञान यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोगों ने एनसीईआरटी की जो सीरीज़ थी उसको स्टार्ट किया है। आज इसका लेक्चर नंबर 2 रहेगा। प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने पढ़ा था कि कॉन्स्टिट्यूशंस कहाँ से डिराइव किया गया था, कौन ऐसे लोग हैं जो लॉस बनाते हैं, एंड कौन ऐसे लोग हैं जो लॉ को इम्प्लीमेंट किया जाता है। सब कुछ मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया था। तो आज हम पढ़ेंगे सब्सटैंटिव प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि इम्पॉर्टेंट है कि क्या रीज़न की वजह से कॉन्स्टिट्यूशंस को डिज़ाइन किया जाता है, क्या क्या प्रोविजंस होते हैं इसमें, और किस तरह से इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस। ये सब कुछ हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एंड शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि लोगों को पता चले कि यहाँ पे जो है एनसीईआरटीज़ की जो हिस्ट्री और पॉलिटी मैं कवर कर रहा हूँ, हिस्ट्री हमारे जो दूसरे एजुकेटर हैं वो कवर कर रहे हैं। उसके साथ साथ मैंने लक्ष्मीकांत की जो सीरीज़ है इंडियन पॉलिटी की, वो भी मैंने स्टार्ट किया है। फुल कोर्स रहेगा, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। एंड अब तक हम लोगों ने लक्ष्मीकांत के 26 या 27 लेक्चर्स तक हमने कंप्लीट कर लिया है, राइट। और ये जो एनसीईआरटीज़ की जो सीरीज़ है, इसका सेकंड पार्ट आज हम, जो सेकंड लेक्चर है वो आज हम स्टार्ट करेंगे। ओके, चलिए। तो जैसा मैंने कहा स्टार्टिंग में कि आज हम सब्सटैंटिव प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे। सो यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक कॉन्स्टिट्यूशन को सक्सेसफुल होने के लिए उसके पीछे कई तरह के प्रोविजंस होते हैं दोस्तों, राइट। सो और इसमें यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो प्रिविलेज दिया गया है कई सारे सिटीजन्स को, कि बेसिक प्रिविलेज जो अगर देखेंगे आप तो फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताया गया है, डायरेक्ट टू प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ के बारे में बताया गया है। तो ये पैराग्राफ उतना इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। बस इनका ये कहना है कि जो फ्रीडम एंड इक्वालिटी जो सारे लोगों को प्रोवाइड की गई है, राइट। तो यहाँ पे कोई जेंडर नहीं है, यहाँ पे कोई कैस्ट नहीं है, यहाँ पे कोई ट्राइबल पीपल नहीं है, यहाँ पे कोई रिच नहीं है, कोई पुअर नहीं है। तो सबको समान रखा गया है। एंड यहाँ पे सम बेसिक रूल्स को सेट किए गए हैं सोसाइटी के लिए, ताकि उसको आगे जाके सब लोगों को इक्वालिटी जस्टिस मिले जाए। और दूसरा जो पार्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं, बैलेंस इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन के बारे में बात किया गया है। तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैं, सो दे हैव क्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन इन ए फ्रैगमेंट पावर। ओके, सो इंटेलिजेंटली इसको डिज़ाइन किया गया है ताकि आगे चलकर हमारे इंडिया में कोई मोनोपोली ना आ जाए। कि जैसे कि चाइना में आपने देखा होगा, वहाँ पे मोनोपोली रहती है, रशिया में मोनोपोली रहती है। दुनिया में ऐसे कई तरह के कंट्रीज़ हैं जहाँ पे एरिस्टोक्रेसी हमको देखने को मिलती है। तो हमारे इंडिया जो है वो डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो फ्यूचर में कहीं मोनोपोली ना आ जाए, कहीं हमारे इंडिया में जो है कोई मिलिट्री पावर ना आ जाए। इसीलिए इस तरह से हमको डिज़ाइन किया गया है कि इक्वल बैलेंस पावर दिया गया, बोथ फॉर जुडिशरी एज वेल एज एग्जीक्यूटिव एज वेल एज लेजिस्लेचर। ओके, तो तीनों को जो है, तीन इंडिपेंडेंट ऑर्गन्स को बैलेंस पावर दिया गया। इवन दो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर दे आर इंटरडिपेंडेंट, बट कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि वो डिपेंडेंट है, मतलब इंडिपेंडेंट है। सो जुडिशरी ऑब्वियसली इट इज़ एन इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन। और इसके अलावा भी कई तरह के ऐसे स्टैट्यूटरी बॉडीज़ भी डिज़ाइन किए गए, जैसे इलेक्शन कमीशन हो गया। सो दिस विल एंश्योर्स दैट इवन वन इंस्टीट्यूशन वांट्स टू सबवर्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, अगर एक इंस्टीट्यूशन भी अगर कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने की कोशिश करेगा तो अदर इंस्टीट्यूशन विल चेक इट्स ट्रांसग्रेशन दोस्तों। तो दूसरा ऐसा इंस्टीट्यूशन बनाया गया है कि उसको बैलेंस एंड चेक बनाए रखेगा, कोई भी जो है सिस्टम को छेड़छाड़ नहीं कर पाएगा दोस्तों। इट इज़ नथिंग बट, अगर मुझे आप पूछेंगे तो इट इज़ ए इंटेलिजेंट सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंसेस। ओके, इन सिंपल लैंग्वेज अगर मैं आपको समझाऊँ। एंड अनदर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ इंटेलिजेंट इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन का डिज़ाइन करना ही मकसद यही है कि इट हैज़ टू मेंटेन ए बैलेंस बिटवीन वैल्यूज़, नॉर्म्स, प्रोसीजर्स। ठीक है, समझ में आ गया आपको? ये तीन इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। पहला होता है वैल्यूज़। ओके, सो व्हाट काइंड ऑफ राइट्स यू आर गिविंग टू द सिटीजन्स विल कम अंडर दिस वैल्यूज़, राइट। तो उसके बाद होता है नॉर्म्स। नॉर्म्स इज़ नथिंग बट रूल्स एंड रेगुलेशंस, कि किस तरह से रूल्स एंड रेगुलेशंस डिज़ाइन किए गए हैं फॉर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि इलेक्शन कमीशन के अलग रूल्स होते हैं, यूपीएससी के अलग रूल्स होते हैं, राइट। सपोज मान लीजिए एसएससी सीजीएल के अलग रूल्स होते हैं। तो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के लिए डिफरेंट नॉर्म्स बनाए गए। उसके बाद प्रोसीजर बनाए गए, किस तरह से वो काम करना है, ओके, किस तरह से उसको इम्प्लीमेंट करना है। एंड एट द सेम टाइम दे हैव ऑल्सो प्रोवाइडेड द फ्लेक्सिबिलिटी इन इट्स ऑपरेशन। ओके,
They have also given adopt to changing needs and circumstances. सो कॉन्स्टिट्यूशन इज़ लाइक उतना रिजिड भी नहीं है और उतना जो है आपको लाइटली नहीं बनाया गया है. सो इट हैज़ मेंटेन ए बैलेंस बिटवीन दिस. ये इनका बताने का मकसद है कंप्लीट पैराग्राफ का, जो मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूँ. एंड हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैं उनका कहना है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है इज़ डिस्क्राइब एज ए लिविंग डॉक्यूमेंट. ठीक है, उसको किस तरह से डिस्क्राइब किया गया? इट्स ए लिविंग document because it strike a balance between the possibility to change the provision and the limits on such changes. okay. और इसको इस तरह से अरेंजमेंट किया गया है कि नो सेक्शन और नो ग्रुप, ओके, कोई भी जो है कॉन्स्टिट्यूशन से बढ़कर नहीं है दोस्तों. चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो मेजॉरिटी ग्रुप हो, चाहे वो माइनॉरिटी ग्रुप हो, चाहे वो ट्राइबल हो, चाहे वो कास्ट हो, कुछ भी हो. इसका अरेंजमेंट इस तरह से किया गया है कि इट विल एंश्योर्स दैट इट विल नॉट गिव प्रायोरिटी टू पर्टिकुलर ग्रुप. Right, so it has been intelligently organized and it is not easy for any group to change the constitution. This is also very important. अगर आपको मैं एक छोटी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देता हूँ. अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी अमेंडमेंट लाना है तो इट हैज़ टू बी पास्ड विद द स्पेशल मेजॉरिटी. ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई भी रूलिंग गवर्नमेंट आ गई और उनके हिसाब से जो है चेंजेस करते आ रहे थे. आर्टिकल 368 अगर आप देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन का, इट विल डिस्क्राइब्स अबाउट द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक, मेरा पिछले लेक्चर आई थिंक लेक्चर नंबर 18 या 19 में मैंने आपको पढ़ाया था कि किस तरह लक्ष्मीकांत की सीरीज़ में किस तरह से हम लोग अमेंड करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को. ठीक, वहाँ पे मैंने डिटेली आपको समझा रखा है कि आर्टिकल 368 के तहत हमको पावर मिला है कि हम लोग जो है इसको चेंज कर सकते हैं. बट एनी हाउ इट हैज़ टू बी पास बाय द स्पेशल मेजॉरिटी विच इज़ इक्वल टू 2/3 ऑफ द गवर्नमेंट. ओके, 2/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द लोकसभा एंड राज्यसभा शुड बी प्रेजेंट एंड वोट. ऐसा नहीं कि सिर्फ वोटिंग के लिए उनको बुलाया गया या फिर डिस्कस के लिए बुलाया गया. डिस्कस के टाइम पे भी 2/3 होना चाहिए और वोटिंग के टाइम पे भी 2/3 होना चाहिए. राइट, सो दोनों के टाइम पे जब प्रेजेंट एंड वोट होगा तभी जाकर अमेंडमेंट किया जाएगा. और कौन से ऐसे सेक्शंस हैं जो वोट जो अमेंड कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, वो भी मैंने डिटेल लिस्ट आपको प्रोवाइड की थी उस लेक्चर में. बट हाँ, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपने सुना होगा केशव नंदा भारती केस जो है वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एक केस हुआ था इंडिया में. तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली डिफाइन किया गया था, यू कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन बट यू विल नॉट एबल टू चेंज द बेसिक स्ट्रक्चर. राइट, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन इस किताब में नहीं है, मैं आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ. तो यू कैन नॉट चेंज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, यू कैन नॉट, बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब जो है टाइम टू टाइम तरह तरह के केसेस आते गए, तो उस केसेस के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि ये बेसिक स्ट्रक्चर है. जैसे कि मान लीजिए व्हाट यू कॉल दैट प्रियम्बल. ओके, तो प्रियम्बल में जिस तरह से डिज़ाइन किया इट इज़ अ बेसिक स्ट्रक्चर बट यू कैन नॉट चेंज इट. जो वर्ड्स उसमें यूज़ किए गए हैं जैसे सोशलिस्टिक, फैटर्निटी, लिबर्टी, जस्टिस, इक्वालिटी, ये सारे वर्ड्स आप उसको चेंज नहीं कर सकते. इट्स अ बेसिक स्ट्रक्चर. राइट, एंड व्हाट आर द बेसिक स्ट्रक्चर, जैसे कि मान लीजिए प्रेसिडेंट का हटा देना. ओके, सो प्रेजेंटली यहाँ पे आप देखेंगे तो हेड ऑफ द स्टेट जो है, नॉमिनल हेड, वो प्रेसिडेंट ही होते हैं. कल के रोज़ कोई रूलिंग गवर्नमेंट आके नहीं कह सकती कि प्रेसिडेंट का पोजीशन ही हम हटा देंगे. राइट, यू आर चेंजिंग द बेसिक स्ट्रक्चर. सो दिस आर डिफरेंट थिंग. ये जस्ट मैं एग्जांपल दे रहा हूँ. मैंने सारी लिस्ट आपको मेरे 18th और 19th लेक्चर में मैंने प्रोवाइड की थी, वो लेक्चर आप देख लीजिएगा, वहाँ पे आपको डिटेल मिल जाएगी. तो ये एनसीईआरटी में कहने का मकसद यही है कि नो सेक्शन और एनी ग्रुप कैन सबवर्ट द कॉन्स्टिट्यूशन. मतलब वही है दोस्तों, कैन चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन. राइट, द एबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टू कमांड वॉलंटरीली एलिजियंस ऑफ द पीपल डिपेंड्स टू ए सर्टन एक्सटेंट अपॉन वेदर कॉन्स्टिट्यूशन इज जस्ट. ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं जितने भी प्रिंसिपल्स हैं जो डिज़ाइन किए गए विल अंडरलाई द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. जो भी है वो सब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बाद ही आते हैं. तो नेक्स्ट अभी क्वेश्चन है यहाँ पे, हाउ वाज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेड, किस तरह से इसको डिज़ाइन किया गया है. right? तो बेसिक चीज़ अगर आप देखें तो आई थिंक आपने 7th और 8th 9th क्लास में जो सोशल टेक्स्ट बुक आती है वहाँ पे पढ़ा होगा, यहाँ पे लिखा नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ. कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड बाय, किसने बनाया था? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म की गई थी दोस्तों. सो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब फॉर्म की गई थी तो जब उस वक्त हमारा जो इंडिया था वो अनडिवाइडेड था. राइट, तो उस वक्त हम लोग इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश इस तरह से डिवाइड नहीं हुए थे. वी हैव बीन अनडिवाइडेड इंडिया. तो टोटल हमारे पास कितने सीट्स थी? अप्रॉक्सीमेटली जो है 300+ सीट्स थे. उसमें जो है कई तरह के सीट्स जो है
मुस्लिम लीग को दिए गए एंड रिमाइनिंग सीट्स कांग्रेस में बांटे गए। ओके, डिटेल में आपको समझाऊंगा कि कितने सीट्स दिए गए। आने वाले लेक्चर्स में मैं आपको बताऊंगा, जब लक्ष्मीकांत आप कवर करते होंगे उसके मैं आपको डिटेल में समझा दूंगा। तो 9 दिसंबर 1946 ये डेट याद रख लीजिएगा, यहाँ पे मेंशन नहीं है। ओके, सो 9 दिसंबर 1946 में जो है इस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को बनाया गया। एंड उसके बाद एक साल के बाद जो है 1947 में जब हमको इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला था, तो उस वक्त पाकिस्तान अलग हो गया था, उनके सीट जो है खाली हो गए थे दोस्तों। राइट, तो वहाँ पे इनडायरेक्ट इलेक्शंस हुए थे प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा। एंड उसके बाद जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो 1935 ब्रिटिश के द्वारा जो पास किया था, उसमें से हम लोगों ने कई तरह के प्रोविजंस उठाए और डायरेक्टली यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में इस्तेमाल किए गए थे। सो आपको एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इज़ ए टेम्पररी कॉन्स्टिट्यूशन, याद रख लीजिए। एक टेम्पररी कॉन्स्टिट्यूशन की तरह एक्ट किया गया था, क्योंकि हम लोगों को जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में 2 साल 11 महीने लगे थे दोस्तों। तो इन 2 सालों को रूल करने के लिए इंडिया में हम लोगों ने GOI एक्ट जो 1935 का था उसका सहारा हमने लिया था। राइट, एंड ये जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का जो आइडिया था, एक प्लान जो ब्रिटिश कैबिनेट के द्वारा प्रपोज किया गया था, जिसको हम कहते हैं कैबिनेट मिशन। सो कैबिनेट मिशन ने इस आइडिया को प्रपोज किया जब इंडिया डिवाइड हो रहा था पाकिस्तान से। तो उनका ये कहना था कि हर प्रोविंस से, हर प्रिंसली स्टेट से और हर ग्रुप ऑफ स्टेट से हम सीट्स अलोकेट करेंगे उनके पॉपुलेशन के हिसाब से। मतलब मान लीजिए अगर एक प्रोविंस है, वहाँ पे 10 लाख लोग होते हैं, तो उन 10 लाख लोगों के लिए एक सीट अलोकेट की जाएगी। राइट, एंड उसी तरह 292 मेंबर्स हम लोगों ने इलेक्ट किया था दोस्तों। एंड 93 सीट्स जो है वो प्रिंसली स्टेट्स को अलोकेट किए थे। टोटल 292 मेंबर्स एंड 93 जो सीट्स थे वो प्रिंसली स्टेट्स को वहाँ पे दे दिया गया था। और कई तरह के सीट्स भी मेंशन किए गए थे अकॉर्डिंग टू द प्रोविंसेस, जो बेस्ड ऑन 3 कम्युनिटीज़ उस वक्त मेजॉरिटी में थे। मुस्लिम हो गए, हिंदू हो गए और सिख हो गए। तो इन द रेस्पेक्टिव ऑफ देयर पॉपुलेशन इनको यहाँ पे रिप्रेजेंट दिया गया। एंड इसको हम क्या कहते हैं, जो मेथड ऑफ सिलेक्शन हुआ था इन रिप्रेजेंटेटिव को, वॉज डिटरमाइंड बाय द कंसल्टेशन। ओके, उस वक्त जो है कोई सिंगल प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ करता था, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविज़न अभी आया ही नहीं था। तो सिर्फ यहाँ पे कंसल्टेशन, सपोज मान लीजिए प्रिंसली स्टेट में क्या हुआ करता था, जब उनको ऑप्शन दिया गया कि अपने मेंबर से जो है अपने कॉन्स्टिट्यूंसी से एक मेंबर को भेजिए, तो वहाँ का जो राजा था वो एक अपने लोगों में एक शख्स को सेलेक्ट करके भेज दिया करता था। उस तरह से वहाँ पे कंसल्टेशन के बेसिस पे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को डिज़ाइन किया गया। बट लेटर दे हैव डिज़ाइन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, वो अलग बात है, आगे हम पढ़ेंगे। राइट, तो कॉम्पोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की बात करें, क्या क्या कॉम्पोजिशन थे, कितने लोग थे, बिकॉज ये पार्टीशन का जो प्लान था वो 3 जून 1947 को डिज़ाइन किया गया था। उसके चलते हुए पाकिस्तान ने जो है बाइकआउट कर दिया था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को, और उसकी वजह से जो है ये जो असेंबली के जो सीट्स थे वो रिड्यूस हो गए थे, क्योंकि हम लोगों ने जब सीट्स को अलोकेट किया था, हम लोगों ने पाकिस्तान को भी काउंट कर लिया था उसमें। पाकिस्तान की एक फेमस पार्टी है मुस्लिम लीग, सभी लोग जानते हैं, मोहम्मद अली जिन्ना उसके हेड थे। तो जब पाकिस्तान ने अलग हो गया, मुस्लिम लीग छोड़ गई थी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को, तो सीट्स हैज़ बिन रिड्यूस टू 299। एंड उसके बाद जो है कॉन्स्टिट्यूशन को डिज़ाइन किया गया। अगर आपने देखा होगा, मैंने लक्ष्मीकांत ने स्टार्टिंग लेक्चर्स में मैंने आपको बताया था कि मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कौन थे। पहले डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी थे, उसके बाद जो है गोपाला स्वामी अय्यर थे। तो कई तरह के ऐसे मेंबर्स थे, जो 8 मेंबर्स है आई थिंक टोटल। तो 8 मेंबर्स थे जो और कृष्णा स्वामी अय्यर भी थे। तो ये इंपॉर्टेंट मेंबर्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के हिस्से थे। तो उन्होंने डिज़ाइन किया एंड 26 नवंबर 1949 को हमने अडॉप्ट किया था दोस्तों। उस वक्त अगर बात करें तो 284 मेंबर्स थे जो एक्चुअली प्रेजेंट करके वोटिंग किए थे उस टाइम पे। दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि पहले हम लोग 300+ सीट्स पे ट्रेंड कर रहे थे। मुस्लिम लीग ने जब अपना सपोर्ट कार्ड लिया तो वी हैव रिड्यूस टू 299। उसके बाद भी जो है कई तरह के प्रिंसली स्टेट्स भी सपोर्ट नहीं किए थे उस वक्त। तो उस टाइम पे हम लोग जब कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कर रहे थे 24 जनवरी 1950 को, द टोटल मेंबर्स विल बी 284 एंड फाइनली ऑन 26 जनवरी 1950 को जो है द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ केम इनटू फोर्स। तो इस कॉन्स्टिट्यूशन को डिज़ाइन करने में वी हैव फेस लॉट ऑफ इश्यूज, बिकॉज ऐसा माना जाता है कि, ऐसा मानते हैं बट इट्स ए ट्रू दैट कि इंडियाज़ कॉन्स्टिट्यूशन इज़ ए लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। सो वी हैव टेकन प्रोविजंस फ्रॉम ऑल ओवर द कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे आयरलैंड हो गया, रशिया, राइट, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, कहाँ से हम लोगों ने प्रोविजंस लिए हैं। एंड दिस हैज़ बिन फ्रेम्ड अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ हॉरेंडस वायलेंस। उस वक्त जो है
बहुत ही ख़तरनाक वायलेंस भी चल रहा था जब पार्टीशन हो रहा था इंडिया में, कई लोग मर रहे थे, राइट। कई लोग जो है इंडिया छोड़ के पाकिस्तान जा रहे थे, वहाँ से फिर वापस आ रहे थे। देर हैव बी में इमेंस प्रेशर था दोस्तों फॉर द फ्रेमर्स हु आर डिज़ाइनिंग और हु आर ड्राफ्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर दिस इमेंस प्रेशर। सो एनी हाउ हम लोगों ने जो है एक जीत हासिल की इतने प्रेशर होने के बावजूद भी। सो वी हैव प्रोवाइडेड आवर सिटीज़न एज ए फंडामेंटल राइट्स दिए गए, डीपीएसपी को डिज़ाइन किया गया, यूनिवर्सल सफरेज, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है यूनिवर्सल सफरेज इज़ नथिंग बट वोटिंग। ओके, पहले जो है 21 ईयर्स रखा था, 21 ईयर्स जो होते हैं उनको वोटिंग राइट्स दिए गए थे, बट इट हैज़ बीन रिड्यूस्ड टू नाउ 18 ईयर्स। तो अभी 18 ईयर्स अगर हो जाएंगे तो यू हैव एलिजिबल टू वोट। और उसके बाद मेंबर्स ऑफ ऑल रिलीजन वर गिवन रिप्रेजेंटेशन, मुस्लिम, हिंदूज, माइनॉरिटी, मेजॉरिटी, पारसी, क्रिश्चियन, सिख, सबको जो है यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन दिया गया। और शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्वेशन प्रोवाइड किए गए, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए रिजर्वेशन यहाँ पे दिए गए हर एक सेक्टर्स में। तो बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस लाए गए कॉन्स्टिट्यूशन में जो अभी भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं। हाँ, ऐसा है कि बट सुप्रीम कोर्ट ने उसको टाइम टू टाइम चेंज करते रहे थ्रू मेनी जजमेंट्स, जैसे कि इंदिरा स्वानी जजमेंट आया था और केशवानंद भारती केस आया था। तो बहुत सारे ऐसे केसेस आते गए जो टाइम टू टाइम हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन उसको चेंज करते गए। जब इंदिरा गांधी जी गवर्नमेंट थी तो उन्होंने जो है 42nd अमेंडमेंट एक्ट लेकर आए थे दोस्तों। तो दिस 42nd अमेंडमेंट एक्ट को कई लोग इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के तहत कई तरह के रूल्स लाए गए इंडिया में, कई तरह के रूल्स को इंट्रोड्यूस किए गए। उसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप जो है बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के टाइम पे जब नेशनल इमरजेंसी लगी हुई थी तो उस वक्त जो है इंडिया में कई तरह के दंगे हो रहे थे, राइट। सो सिख्स को मारा जा रहा था, मुस्लिम्स को कत्ल किए जा रहे थे, राइट, हिंदूज पे हमला किया जा रहा था, सारे पूरा खेओस बन चुका था हमारा देश। क्योंकि उसके बाद जो है 1975 के बाद इंदिरा गांधी जी यूपी से हार जाती हैं। ओके, तो यूपी से जो उनका कॉन्स्टिट्यूंसी था, जैसे अभी हमारे जो मोदी जी हैं उनका कॉन्स्टिट्यूंसी वाराणसी से है, वो वाराणसी से लड़के वहाँ से जीते थे। तो उस वक्त इंदिरा गांधी जी जो यूपी था वहाँ पे उनकी हार हो जाती है। उसका सेकंड गवर्नमेंट फॉर्म होती है एंड फर्स्ट टाइम मोरारजी देसाई जो है गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं जो कि बीजेपी के हैं। फर्स्ट टाइम जो है बीजेपी गवर्नमेंट आती है वहाँ पे। एनी हाउ उनका उतना दौर नहीं चलता है, सिर्फ एक साल में जो है 1 to 2 ईयर्स में अगेन जब गवर्नमेंट विल कोलैप्स एंड अगेन इंदिरा गांधी जी आ जाते हैं। दैट इज़ वेरी डिफरेंट फैक्टर। हम लोग पॉलिटिक्स में नहीं जाएंगे। सो वी केम हियर टू स्टडी, विल डिस्कस अबाउट द वॉट एवर द टॉपिक्स रिलेटेड टू द एग्जामिनेशन। तो उस वक्त जो है इंदिरा गांधी जी ने अपनी मनमर्जी चलाना शुरू कर दिया था और कई तरह के इमरजेंसीज लगा दिए थे। तो कोर्ट ने जब जजमेंट पास किया, एक लैंडमार्क जजमेंट आप कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट ने, तो उस वक्त जब केशवानंद भारती केस आया था तो उन्होंने कहा था कि देखिए भाई, आप जो है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज नहीं कर सकते, राइट। वॉट एवर द रूल्स यू हैव टू डिज़ाइन अंडर द बेसिक स्ट्रक्चर, यू कैन नॉट चेंज। तो उसके चलते हुए जो है अगेन मिनी कॉन्स्टिट्यूशन को डिज़ाइन किया गया और उसके चलते कई तरह के पॉलिसीज़ को लाए गए, ऐड किए गए। सो दिस इज़ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो आपको जानना ज़रूरी है, क्योंकि एनसीईआरटी पढ़ने का तरीका ऐसा ही होता है दोस्तों। एनसीईआरटी अगर आप खोलेंगे तो इट विल हैव ए रफ मैटर। ओके, आपको सिर्फ सारा मैटर ही दिखेगा, उसमें एक एस्से टाइप दिखेगा जो समझ में नहीं आएगा आपको किस तरह से पढ़ना है। तो मेरे लेक्चर्स देखते रहिएगा, आपको क्लियर मैं आपको बताता जाऊँगा, क्योंकि मैंने भी जो है यूपीएससी की तैयारी की है, मुझे पता है कि किस तरह से पढ़ना है, राइट। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रिंसिपल ऑफ डेलिबरेशन। मैं लेक्चर यहाँ पे स्टॉप, आई थिंक यहाँ पे 20 मिनट का लेक्चर हो चुका है ऑलरेडी। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ डेलिबरेशन, कि किस तरह से इसको डिलीबर्ड किया गया और कहाँ पे लाया गया, किस तरह से इंडिया ने अडॉप्ट किया एक सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम को। क्योंकि हमारे इंडिया में दोनों हैं, सेंट्रलाइज सिस्टम भी है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी है, और डिसेंट्रलाइज सिस्टम भी है। हम लोगों ने पंचायत को डिज़ाइन किया, म्यूनसिपालिटीज़ को डिज़ाइन किया, राइट, ताकि डिसेंट्रलाइज गवर्नमेंट हो, ग्राउंड लेवल पे काम हो दोस्तों। सब कुछ हम पढ़ेंगे, 73rd 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लाया गया, सब कुछ हम आगे लेक्चर्स में पढ़ेंगे किस तरह से इसको डिलीवर किया गया है। तो चलिए मिलता हूँ मैं आपको अगले लेक्चर में कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्थी। थैंक यू सो मच।